कॉन्ड्रेन। कॉन्ड्रेन, वेरी गुड, ठीक है, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। अब एक और चीज याद रखना, क्या आपका कार्टिलेज बहुत हार्ड होता है या थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है वो? फ्लेक्सिबल बिल्कुल, मुझे एक दो जगह बता दो बॉडी के अंदर जहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा कार्टिलेज देखने के लिए। बोन के बीच में, दो बोन्स के बीच में, ठीक है, दैट्स वन प्लेस। और कुछ ईयर, दो बोन्स के बीच में, और यस सर, गले की हड्डी में भी होता है। गले की हड्डी में, सर कान की हड्डी, ट्राइकिया के अंदर भी कान लगी की होती हड्डी। है। सर इसोफेगस से भी। हाँ जी, हाँ जी, ट्राइकिया में। एंड देन यू हैव ऑन द नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम जो आपका ये होता है, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। तो ये चीजें हमने पिछले क्लास में की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी योर बोन वाला पार्ट हम देखते हैं। सो बोन कंप्लीट करते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द मसल वाला पार्ट। सो लेट्स ट्राई टू सी ऑल दोस थिंग्स। सो मैं जंप कर रहा हूँ स्लाइड के ऊपर एंड आपको आई थिंक 1 मिनट के अंदर आपकी स्लाइड दिखने लगेगी। और एक बार फिर आप सबसे बता रहा हूँ, अगर लगे कि क्लास थोड़ी फास्ट जा रही है देन बीच में ही रोक देना। बीच में ही आप बोल दीजिए कि सर ये तो क्लास फास्ट जा रही है, आप थोड़ा स्लो हो जाओ। सो आई विल मेक श्योर दैट मेरा स्पीड आपके साथ सिंक कर जाए, ठीक है। सो दैट बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको समझ नहीं आ रहा। सो दैट इज समथिंग, प्लीज मेक श्योर। कोई चीज समझ ना आए तो अनम्यूट करो और बोलो कि सर रिपीट कर दें, तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। यस सबसे पहले चीज मुझे ये बताओ कि क्या आपको यहाँ पे स्लाइड दिख रही है? ऑलराइट, ठीक है, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। अभी हम बात करेंगे हमारे बोन्स की। अब बोन्स की जब हम बात करते हैं तो बोन्स इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी। बोन्स एक आपके सबसे ज्यादा हार्डेस्ट टिश्यू आपके बॉडी के अंदर होते हैं, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे समझो आपके बोन सेल है। समझो अगर ये आपके बोन सेल्स है मेरे यहाँ पे, लेट्स से दीज आर माय बोन सेल्स, राइट। तो उनके आसपास मुझे मिलेगा मैट्रिक्स, बिल्कुल मुझे उसके आसपास में मुझे मिलेगा मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स इसके आसपास होता है उस मैट्रिक्स में मुझे मिलते हैं मिनरल्स। उसके मैट्रिक्स में मुझे मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए मिनरल्स। समझो ये मेरा यहाँ पे मैट्रिक्स है इसके आसपास। सो इसके आसपास बहुत सारा सब्सटेंस है, राइट। यू हैव प्लेंटी ऑफ सब्सटेंस नियर बाय दीज बोन सेल्स, राइट। और ये जो सब्सटेंस इसके आसपास है ये मेरा मैट्रिक्स है। तो याद रखना मैट्रिक्स में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ 2 चीज याद रखें। एक होगा आपके यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट एक ये चीज आपको मिल जाती है देखने के लिए मैट्रिक्स के अंदर। एंड यू कैन हैव समथिंग लाइक योर मैग्नीशियम फॉस्फेट। एंड दूसरी चीज आप बोल सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो ये 2 चीजें आपको मिलती हैं देखने के लिए मैट्रिक्स के अंदर। तो याद रखना बोन्स जो सेल्स होते हैं, बोन के जो सेल्स होते हैं उनके आसपास भी आपको मैट्रिक्स मिलेगा। और मैट्रिक्स में जनरली आपको मिलेगा देखने के लिए कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट। पता है बचपन में आपने सुना होगा कि हमें मिल्क ज्यादा पीना चाहिए, उससे हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं। दूध पीने से स्ट्रांग होते हैं क्योंकि आपके मिल्क के अंदर होता है आपका कैल्शियम। मिल्क के अंदर आपको एक बहुत अच्छे अमाउंट में आपको कैल्शियम मिल जाता है। तो इसलिए जब आप मिल्क कंज्यूम करते हो या रेकमेंड किया जाता है सो दैट आपकी बॉडी में कैल्शियम इकट्ठा हो, क्योंकि जितना भी कैल्शियम आपकी बॉडी में इकट्ठा होगा वो आपका सीधे जाएगा बोन के अंदर। वो आपका जो भी एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है आपका जाके बोन में लग जाता है, जिससे आपके बोन्स होते हैं स्ट्रॉन्ग। तो याद रखना ये जो बीच में मैंने बनाया यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे बोन सेल्स और उनके आसपास आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे दिस ऑल इज गोइंग टू बी द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में आपको मिलेंगे देखने के लिए मिनरल्स। अब एक चीज आप सब लोग याद रखेंगे, अगर आपके मिनरल्स के अंदर आपको कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट मिलता है, तो इसके वजह से आपके बोन्स हार्ड होते हैं। आपके बोन्स कार्टिलेज से हार्ड इसलिए है बिकॉज उसके अंदर आपको ये सब मिल रहा है मिनरल्स के अंदर। सो मिनरल्स में यू हैव कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसकी वजह से आपके बोन्स होते हैं हार्ड। तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब एक और पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, अनलाइक कार्टिलेज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स passes into the interior of the bone। अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट आपको ये कह रहा है कि आपके बोन्स के अंदर ब्लड वेसल भी जाते हैं और न्यूरॉन्स भी जाते हैं, आपके नर्व्स भी जाते हैं, जबकि कार्टिलेज में ऐसा नहीं हो रहा था। याद रखना कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, बट ऑन द अदर हैंड मेरे जो बोन्स होते हैं यहाँ पे, बोन्स के अंदर आपको ब्लड सप्लाई भी मिल जाएगा और आपको नर्व्स का भी सप्लाई आपको वहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आपको काफी क्लियरली मालूम होनी चाहिए कि बोन्स के अंदर ब्लड सप्लाई भी होता है और नर्व्स भी वहां पे जा रहे होते हैं।
बट कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होता। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है आप सबने। तो अगर आपको ये पूछे कि क्या कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई होता है, देन आपका आंसर होगा नो। क्या बोन्स के अंदर होता है, देन आपका आंसर होगा वहां पे यस, बोन्स के अंदर ब्लड सप्लाई आपको मिलेगा, कई सारी ब्लड वेसल्स वहां पे जारी होती है। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर है आपके सामने, इट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ बोन। जब बोन को हम काट के ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए ना, ऐसे लग रहा है कि छोटे छोटे स्पाइडर्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैलिक्यूला, राइट? यू कॉल देम एज अ कैलिक्यूला, या इनको इवन बोल सकते हैं एज अ लाइक, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे अपरेंटली सिंपल टर्म है कैलिक्यूला से बोलेंगे। सो यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ कैनालिक्यूला। और इसके अंदर आपको मिलते देखने के लिए आपके बोन सेल्स। ऐसा ही कुछ आपको इवन देखने के लिए मिलता था आपके कार्टिलेज के अंदर भी, अगर आपको याद हो तो कार्टिलेज के अंदर भी अगर आपको याद हो तो वहां पे हमें लेक्यूना देखने के लिए मिलता था। देखो यहाँ पे हमें लेक्यूना देखेंगे, और लेक्यूना के अंदर आपके कॉन्ड्रोसाइट मिलते थे। तो कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा, द सेम थिंग यू विल सी ओवर हियर, राइट? तो ऐसे आपको कई सारे सेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये बीच में जो हार्वेशन कैनाल है ना, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ये जो हार्वेशन कैनाल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, लेट मी चेंज द कलर, ये कलर दिख नहीं रहा। ये जो हार्वेशन कैनाल यहाँ पे, इसको आप ध्यान से देखना। तो हार्वेशन कैनाल ये वो टनल है जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स बोन तक पहुंचते हैं। याद रखना, हार्वेशन कैनाल जो आपका होता है, हार्वेशन कैनाल जो आपका होगा, इसके थ्रू ब्लड वेसल्स आपके पहुंचते हैं बोन तक। सो ब्लड वेसल्स इनके थ्रू, सो ऑल योर ब्लड वेसल जितने भी आपके पास होते हैं वो हार्वेशन कैनाल के थ्रू पहुंचते हैं आपके बोन तक। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि यार हार्वेशन कैनाल का रोल क्या होता है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये वो चैनल होते हैं, दीज आर द चैनल जिनके थ्रू ब्लड वेसल्स आपके बोन्स तक पहुंच सकते हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा की जो यहाँ पे लेबलिंग है वो इस लेवल पे आपको ध्यान नहीं देना, उसके तरफ इतना आपको उसे समझना नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि आप दो चीज का ध्यान रखें। आपके जो बोन होते हैं उसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं या आपके हार्ड क्यों होते हैं, वो आपको याद रखना है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट? और इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व का सप्लाई आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए बोन के अंदर हार्वेशन कैनाल, और इस कैनाल के थ्रू आपकी ब्लड वेसल्स आपके बोन्स तक पहुंचाई जाती है। तो इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। बाकी चीजों को आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो, बाकी चीजों को आप फ्यूचर में पढ़ोगे डिटेल के अंदर। एट नाउ अपेरेंटली राइट नाउ यू कैन इग्नोर दैट। ठीक है, दैट इज समथिंग आपको। हाँ जी बेटा, बोलिए बोलिए, क्वेश्चन है तो बताइए। नो सर। ठीक है, ऑलराइट। याद रखना लोकेशन और लार्ज नंबर ऑफ बोन अकर इनसाइड, तो बॉडी में हर जगह पे आपको बोन देखने के लिए मिल जाती है। टोटल नंबर ऑफ बोन जो आपके बॉडी में होती है वो आपकी होती है 206, राइट? वेरी गुड, यस इट इज गोइंग टू बी 206। सो 206 आपकी रहती है आपकी बोन। सो 206 बोन्स आपको मिलती है देखने के लिए आपके बॉडी के अंदर। सो 206 बोन्स यू गेट टू सी इन द बॉडी। सो बॉडी में लाइक हर जगह आपको बोन देखने के लिए आपको मिल जाती है। सो इनका नंबर कोई कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नाउ अब इनका फंक्शन क्या होता है, तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे समझते हैं कि यार हमारा बोन्स का फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो अगर हम फंक्शन की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला ये आपको फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क मतलब आपका जो बॉडी है यहाँ पे, आपका जो बॉडी है उसका एक पर्टिकुलर जो शेप है, दैट इज बिकॉज ऑफ द बोन्स। सोचो अगर आपके बोन्स नहीं होते तो आपका शेप ही नहीं होता कोई। सो आपके बॉडी को जो फ्रेमवर्क मिलता है वो आपके बोन की वजह से ही मिलता है। सो बोन आपको एक एंडोस्केलेटन प्रोवाइड करता है। सो बोनी एंडोस्केलेटन फॉर्म्स द सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो आपके बोन्स की वजह से आपको देखने के लिए मिलता है। एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क आपके बॉडी को मिलता है बिकॉज ऑफ द बोन्स। तो एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड, प्रोटेक्शन। चलिए मैं प्रोटेक्शन की बात करते हैं। देखिए याद रखिए, जैसे आपका हार्ट है तो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है आपका रिब केज। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपका जो हार्ट होता है, हार्ट को इवन लंग्स को, इन दोनों वाइटल ऑर्गन को आपको प्रोटेक्शन मिलता है और इसको प्रोटेक्ट करता है आपका रिब केज। इसको प्रोटेक्ट करता है आपका रिब केज। बेसिकली आपकी जो रिब्स होती है ना वो इन दोनों ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है,
उसी तरीके से अगर मैं ब्रेन की बात करूं, तो ब्रेन को भी एक बोन प्रोटेक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्रेनियम। सो क्रेनियम नाम की एक आपकी बोन होती है, और ये जो आपकी बोन होती है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द बोन। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ब्रेन को भी कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज माय क्रेनियम। हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है मेरे यहाँ पे रिब केज। सो कई सारे वाइटल ऑर्गन्स को आपका प्रोटेक्शन मिलता है वाया बोन्स। याद रखना ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, इनको यहाँ पे मिलती है प्रोटेक्शन। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है, समझो किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गिर गया, या कहीं पे कोई इंसान सेकंड फ्लोर से या थर्ड फ्लोर से गिर गया, राइट। तो कई बार क्या होगा कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हार्ट या लंग्स पे नहीं हो पाता, बिकॉज उसकी पहले ब्रिक्स ब्रेक होंगी, सॉरी रिब्स उसकी ब्रेक होंगी। तो जब उसका रिब केज ब्रेक होता है तो थोड़ा इम्पैक्ट कम लगता है आपके हार्ट के ऊपर या आपके लंग्स की तरफ, राइट। ऑब्वियसली कोई भी कंडीशन में ये लीथल हो सकता है, बट याद रखना ये ऑर्गन्स आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सेम चीज गोज फॉर द ब्रेन। ब्रेन का आपका प्रोटेक्शन दे रहा है आपको क्रेनियम। सो क्योंकि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन बॉडी का, तो उसको भी एक हार्ट क्रेनियम उसे प्रोटेक्ट करता है। इसलिए अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो सर के ऊपर तभी आपका क्रेनियम डैमेज होता है, और एल्स छोटे मोटे इम्पैक्ट को क्रेनियम आराम से सहन कर लेता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ द ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। फिर मसल्स, याद रखना आपके बोन्स आपके मसल्स के साथ अटैच होते हैं। योर बोन्स फॉर्म्स द अटैचमेंट विद द मसल्स, और इसके वजह से तो आप अपनी मूवमेंट कर पा रहे हो। अगर मैं अपना हैंड हिला पा रहा हूँ या अगर मैं अपने लेग्स मूव कर पा रहा हूँ तो क्यों कर पा रहा हूँ, बिकॉज माई बोन्स आर अटैच टू द मसल्स। तो ये बात याद रखना हमेशा, योर बोन्स आर ऑलवेज अटैच्ड टू योर मसल्स। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है या बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इसके वजह से ही तो आप मूवमेंट और लोकोमोशन कर पाते हो। इसके वजह से ही तो आपने अपनी मूवमेंट कर पानी है, इसके वजह से ही तो आप एक जैसे दूसरे पे आप जा पाते हो। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट यू आल्सो कैरी आउट द लोकोमोशन। तो ये बात याद रखना। सो मसल्स का बोन से अटैचमेंट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो क्या ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 3 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. वाला पॉइंट दोबारा समझाना। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? कौन सा वाला? सर फर्स्ट। फर्स्ट वाले में ऐसा है, उन्होंने बोला है कि फ्रेमवर्क, बोनी एंडोस्केलेटन फॉर्म्स सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। अभी देखो आपका जो बॉडी है उसका एक पर्टिकुलर शेप है, ठीक है। फ्रेमवर्क को आप यहाँ पे देखो एज अ पर्टिकुलर शेप, और ये जो शेप आपको मिलता है ये किसके वजह से मिलता है? बोन्स के वजह से आपको मिलता है, राइट। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि बोन जो आपके हैं यहाँ पे वो आपका एंडोस्केलेटन है, मतलब वो बॉडी के अंदर का अंदर है, इसलिए यू कॉल हिम एज अ एंडोस्केलेटन। और ये जो एंडोस्केलेटन है आपका, ये आपको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को। तो फ्रेमवर्क की जगह आप शेप भी टर्म यहाँ पे समझने के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो आपका एक पर्टिकुलर शेप है, ऐसा नहीं है कि आपका शेप अलाइन नहीं है या थोड़ा सा टेढ़ा है, उल्टा है, ऐसा कभी नहीं होता किसी का। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द बोनी एंडोस्केलेटन। सो आपके अंदर जो बोन्स है दे फॉर्म द एंडोस्केलेटन, और ये जो स्केलेटन आपका होता है ये आपको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है। और ये फ्रेमवर्क आपको हेल्प करता है सही से चलने के लिए, दौड़ने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कि जैसे हमारा एक फ्रेमवर्क है ह्यूमंस का, आप कभी चिंपैंजी या गोरिल्ला का फ्रेमवर्क देखना, बोन्स का कभी नोटिस करना, चिंपैंजी या गोरिल्ला का फ्रेमवर्क नोटिस करना, वो दोनों पैर पे ज्यादा लंबे टाइम के लिए चल नहीं सकते, दोनों पैर पे वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए चल नहीं सकते। दे यूजुअली वॉक ऑन नकल्स, वो अपना 4 पैरों पे चल के आगे जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं किसी और बंदर की बात करूं तो वो दोनों पैर पे खड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा चल भी सकते हैं, बट ज्यादा लंबे टाइम के लिए चल नहीं सकते हैं। तो उनका फ्रेमवर्क उस तरीके से डिजाइन है, समझ रहे हो। सो दैट इज ऑल कंट्रोल बाय द बोन्स। आपके बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है बॉडी के अंदर वो कंट्रोल करता है कि आपका कैसा स्ट्रक्चर या शेप आपको मिलेगा। सो गोरिल्ला का शेप थोड़ा अलग होता है, हमारा शेप यहाँ पे अलग होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि गोरिल्ला का जो शेप है जिसके वजह से वो 2 पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता और कई बार नकल्स पे चल रहा होता है या 4 पैरों पे चल रहा होता है, उसका एडवांटेज क्या है या उसे उस टाइप का शेप क्यों मिला है? कोई बता सकता है मुझे? सोचो थोड़ा। सर एक बार फिर से रिपीट करना, क्या बोला आपने? ऐसा है कि देखो ह्यूमंस का फ्रेमवर्क बोन्स का एक तरीके से आप जानते हो कैसा होता है, हम लोग सीधे खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, वैसा फ्रेमवर्क आपको
चिंपैंजी में या गोरिल्ला में आपको नहीं मिलता, थोड़ा अलग होता है उसका। उनका ऐसा होता है कि वो 2 पैर पे ज्यादा लंबे टाइम के लिए चल नहीं पाते, नॉर्मली वो 4 पैर पे चलते हैं। तो ऐसा फ्रेमवर्क का एडवांटेज क्या होता होगा, या ऐसा फ्रेमवर्क उनके अंदर क्यों है? सोचो थोड़ा, एक बार टाइम लेके सोचो, विल कम ऑन टू दैट लेटर। तो ये 3 रोल्स आपको यहाँ पे क्लियरली याद रखने हैं। दीज आर द 3 रोल्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ योर बोन्स। उनका फ्रेमवर्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क देता है आपकी बॉडी को, और देन आपके मसल्स के साथ अटैचमेंट कराएगा, और उससे आप मूवमेंट या लोकोमोशन आप कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द बोन्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, मूवमेंट। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। Bones form various type of joints which takes part in a body movement including locomotion. तो आप जो अपने बॉडी के जो मूवमेंट आप कर पाते हो, इवन आप जो मूव कर पाते हो, चल पाते हो, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द बोन्स। बोन्स मेरे मसल के साथ अटैच होते हैं और उससे आप मूवमेंट कर पाते हो। तो ये भी चीज आई थिंक बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड सेल्स। याद रखना, बोन्स के अंदर ही आपका ब्लड सेल्स बनाए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बोन्स के अंदर आपको मिलता है, विद इन द बोन्स आपको मिलेगा देखने के लिए आपका बोन मैरो। बोन के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका बोन मैरो। और ये जो बोन मैरो आपकी बॉडी के अंदर होता है, ये बोन मैरो आपके बनाता है सारे ब्लड सेल। इट मेक्स ऑल ब्लड सेल्स, ऑल ब्लड सेल्स। ऑल ब्लड सेल्स बोले तो सब आएंगे इसके अंदर, मतलब आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सारे ब्लड सेल्स, वो सारे के सारे आते हैं इस कैटेगरी के अंदर। तो याद रखना, ये जितने भी सेल्स है मेरे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये सब बनाए जाते हैं बोन मैरो के अंदर, जो बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके बॉडी में बोन मैरो कहाँ पे है, तो आप 2 लोकेशन बता सकते हो। एक आपका है आर्म बोन, यहाँ पे आपको बोन मैरो मिलेगा, और दूसरा आपका होता है थाई वाली बोन, जो आपकी थाई होती है ना, वहां पे आपको बोन मैरो देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये 2 लोकेशंस पे एक बहुत अच्छा आपको बोन मैरो मिलता है, और वहां पे आपके सारे ब्लड सेल्स बनाए जाते हैं। क्या रखना है, एक तो आर्म बोन के अंदर और थाई बोन के अंदर, यू गेट टू सी अ बोन मैरो, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेड बोन मैरो, और इसमें से आपके सारे ब्लड सेल्स बनाए जाते हैं। क्या पॉइंट नंबर 5 सबको यहाँ पे क्लियर है? इज द पॉइंट नंबर 5 क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर नहीं आए तो पूछ लेना। देन इट इज अ रिजर्वॉयर फॉर मिनरल्स। आपके जो बोन्स यहाँ पे होते हैं, दैट इज द रिजर्वॉयर फॉर मिनरल्स। सो बोन्स इज अ रिजर्वॉयर फॉर कैल्शियम, फास्फोरस एंड मिनरल्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि आपका जितना भी कैल्शियम और फास्फोरस होता है ना, वो बोन्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। एक बात याद रखना, आपकी बॉडी में जितना भी कैल्शियम या फास्फोरस एक्स्ट्रा होगा, उसको हम बोन में स्टोर करके रखेंगे। और अगर समझो कभी फ्यूचर में आपकी बॉडी में कैल्शियम की जरूरत पड़ी, तो उस कैल्शियम को हम बोन्स में से निकाल के यूज करेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं दैट इट इज अ रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल्स। ये बात याद रखना कि कैल्शियम और फास्फोरस आप बोन में करते हो स्टोर। अब ऐसा समझो कि आज से 15 साल बाद आपके बॉडी में या ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई, और आपके बॉडी को चाहिए कैल्शियम। तो वो टाइम पे क्या करोगे पता है? आप अपने बोन्स में से कैल्शियम निकालोगे। आपकी बॉडी बोन्स में से कैल्शियम निकालेगी और आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। तो ये चीज भी याद रखना, इसलिए हम इसे बोलते हैं रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल। इसका मतलब ये है कि ये वो जगह है जहां पे हम सारे मिनरल्स को संभाल के रखते हैं। सारे मिनरल जैसे मेरे कैल्शियम और फास्फोरस को हम लोग संभाल के रखते हैं, और जरूरत पड़ने पे इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि कई बार जो ओल्डर पीपल होते हैं ना, उनको कैल्शियम की कमी की वजह से उनके कई बार फ्रैक्चर इजीली हो जाता है। जो ओल्ड एज में जो लोग होते हैं ना, वो अगर कभी गिर जाए या कभी या कोई इंजरी हो जाए, तो उनको फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम या फास्फोरस के बोन्स के अंदर थोड़ी कमी हो जाती है। ठीक है, शायद ये बात आपको पता नहीं होगी, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद डॉक्टर रेकमेंड करता है कैल्शियम के टैबलेट्स। डॉक्टर रेगुलर बेसिस पे रेकमेंड करता है यूजुअली ओल्डर इंडिविजुअल्स को, और मे बी समवन हु इज बियॉन्ड 50 इयर्स ऑफ एज, उनको रेकमेंड किया जाता है कैल्शियम के टैबलेट्स रेगुलरली लेने के लिए, ताकि अपनी बोन्स की हेल्थ मेंटेन कर सकें। और वो काफी जरूरी भी होता है, बिकॉज विदाउट दैट यू कैन नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग बोन्स। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। बट यंग एज में आपका कैल्शियम लेवल काफी अच्छा रहता है बोन्स के अंदर, तो अगर आप गिरते भी हो तभी कोई इतनी दिक्कत नहीं आती।
बट ओल्डर एज में आप ये बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 6। सो याद रखना, बोन मैरो में आपके ब्लड सेल बनाए जाते हैं, राइट, रिजर्वायर होता है मिनरल्स का, और आपका मूवमेंट भी आपका बोन्स के थ्रू ही यहाँ पे होगा। तो ये आपके 6 पॉइंट है और ये आपको समझ आने चाहिए, याद तो आपको हो जाएंगे, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स, सो दिस शुड बी क्लियर टू यू। तो क्या मेरे 1 to 6 पॉइंट्स यहाँ पे सबको क्लियर है? आर दिस ऑल पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर। नाउ सो हमने यहाँ पे हमारा बोन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा मस्कुलर टिश्यू से। सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हमारे मसल्स की। सो दिस इज वेयर वी विल टॉक अबाउट अवर मसल्स। अब जब मैं मसल्स की बात करता हूँ तो मसल्स बेसिकली आप बोलेंगे आपके बॉडी में लाइक यू हैव मसल्स इनसाइड द बॉडी। याद रखना, इनको हम बोलते हैं एज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू। मसल इज अ टाइप ऑफ it's a type of your contractile tissue. It is one kind of your contractile tissue. अब जब मैं कह रहा हूं कि मसल आपका एक कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है, तो इसका मतलब ये वो टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। ये वो टिश्यू है आपका जो कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। इट कैन अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन, राइट, इट कैन अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, इट कैन ऑल्सो अंडरगो रिलैक्सेशन। ये कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकता है और ये रिलैक्सेशन भी कर सकता है। सो इट कैन अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन, इट कैन ऑल्सो अंडरगो द रिलैक्सेशन। ये दोनों चीजें आपके मसल्स के अंदर आपको काफी क्लियरली देखने के लिए मिलती है। आपने देखा होगा लोग जिम जाते हैं, लोग वर्कआउट करते हैं, राइट, ताकि अपने मसल को गेन कर सकें। तो बेसिकली वो कर क्या आ रहे होते हैं? वो बेसिकली जाके आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहे होते हैं, क्योंकि जितना आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराओगे उतना ही वो आपका ग्रो करेगा, और जितना ही वो आपका ग्रो करता है उतना ही वो विजिबली लोगों को दिखता है फिर। सो याद रखिएगा, मसल इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू जो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है, और ये इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी इसका एक कैरेक्टर है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और जितना आप एक पर्टिकुलर मसल को यूज करते हो उतना वो बेटर तरीके से वहां पे ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब ये जो आपका टिश्यू है इसके अंदर आपको कुछ प्रोटीन्स भी लगे हुए आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज माय कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, और इसमें कई सारे प्रोटीन्स जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये बेसिकली हेल्प करते हैं आपके कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये बेसिकली आपको हेल्प करते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको हेल्प करते हैं। तो आपको इन प्रोटीन्स को समझना नहीं है, इस लेवल पे आप इनको समझते नहीं हो, बट फ्यूचर में आप इन्हें देखोगे अगर आप 11th में पीसीबी लेते हो तो। बट फिलहाल आप याद रखना, इट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, और ये टिश्यू आपका कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है और रिलैक्सेशन भी कर सकता है, और इसके अंदर कुछ आपके प्रोटीन लगे हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक ये चीज आपने यहाँ पे ऐड रखनी है, ठीक है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। समझो अगर आप अभी फिलहाल अपने हाथ में एक बुक पकड़ते हो, एक हैवी बुक पकड़ते हो, और अगर आप अपने आर्म को मूव करते हो तो आप बेसिकली अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो, ठीक है। और जब आप उसे वापस नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ रहे हो तो रिलैक्स कर रहा है, राइट। सो दैट इज वन थिंग यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। समझो आप कोई वेट लिफ्ट कर रहे हो, समझो नीचे एक भारी सा वेट पड़ा हुआ है, उसे आप लिफ्ट कर रहे हो, तो जब उसे लिफ्ट करते हो तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और जब आप उसे रिलीज कर रहे हो तो वो टाइम आपके मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं। और यही तो किया जाता है जब आप वर्कआउट करते हो, तो यही चीज आप करते हो सो दैट आपके मसल्स बिल्ड हो सके, ठीक है। याद रखना, सेल्स ऑफ अ मस्कुलर टिश्यू आर इलोंगेटेड। सो जनरली अगर आप देखोगे, सो दीज सेल्स आर गोइंग टू बी इलोंगेटेड, काफी लंबे लंबे ये सेल्स होते हैं। सो द मसल सेल्स आर जनरली गोइंग टू बी इलोंगेटेड। एक ये चीज याद रखना। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी सिलेंड्रिकल। आपके जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये लंबे तो होते ही हैं, उसके साथ साथ दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी सिलेंड्रिकल। ये आपके सिलेंड्रिकल भी होते हैं, मतलब सिलेंडर वाले शेप के भी ये होते हैं। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मसल फाइबर। अब मसल फाइबर में बोल सकता हूँ या फिर मैं मसल सेल भी बोल सकता हूँ, दोनों टर्म में यूज कर सकता हूँ। ये बात याद रखना, जो आपके जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो इलोंगेट होते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज मसल फाइबर, या आप मसल सेल भी आप यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ। समझो ये मेरा मस्कुलर फाइबर है, ये मेरा एक मस्कुलर फाइबर है, यहाँ पे एक इलोंगेटेड मेरा मस्कुलर फाइबर है, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका मुझे आंसर करना। समझो ये एक नॉर्मल सेल है, समझो एक नॉर्मल सेल है और अंदर है न्यूक्लियस। सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं?
आउटर मेम्ब्रेन को? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपने सुना होगा। यस सर। सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर सही है, सेल मेम्ब्रेन भी उसे बोल सकते हैं। आपके अंदर जो एरिया होता है, ये जो फ्री स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। हाँ जी, साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही। आप इसको यहाँ पे बोलोगे एज अ साइटोप्लाज्म। तो आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन आपकी यहाँ पे होती है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर हम जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये आप नॉर्मली आप ये बात जानते हो एक नॉर्मल सेल के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अज्यूम करो कि मेरा मसल सेल है, अज्यूम कर लो कि ये मेरा यहाँ पे एक मसल सेल। तो मसल सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, याद रखना, तो मसल सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा, उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। ये टर्म याद रख लो, सार्कोलेमा इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, या जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। और अंदर जो आपको जो फ्री स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज माय सार्कोप्लाज्म, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ सार्कोप्लाज्म। ये बात आपको याद रखनी है, ये टर्म आप सिर्फ मसल के लिए यूज करते हो। तो समझो मेरा मसल सेल है, तो आउटर मेम्ब्रेन जो मसल सेल की होती है दैट इज कॉल्ड एज माय सार्कोलेमा, और जो अंदर का जो फ्री स्पेस यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सार्कोप्लाज्म। क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। कोई भी दिक्कत हो या समझ ना आए तो बता देना, मैंने रिपीट कर देना है, ठीक है। नाउ अब मेरा ये जो मसल सेल है इसके अंदर एक ऑर्गेनल होता है, एक आपका यहाँ पे ऑर्गेनल आपको मिलेगा। सो एक ऑर्गेनल में यहाँ पे बनाता हूँ, एक ऑर्गेनल यहाँ पे होगा मेरा है इसके अंदर, और उस ऑर्गेनल का नाम होता है यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आपने एक ऑर्गन का नाम सुना है जो आपने नॉर्मल सेल में शायद पढ़ा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्या ये आपने नाम सुना? यस सर। एग्जैक्टली। तो जब तो जो मसल में आपको दिखता है ना उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है, बट नाम इसका हम चेंज कर देते हैं, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इतना मैं चाहूंगा आप लोग याद रखें कि मसल के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए एक ऑर्गेनल जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं सिर्फ इसके ऊपर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका रोल याद रखना, इसका रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका रोल होता है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। याद रखना, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके सामने यहाँ पे बना के रखा है मैंने, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। अब आप बोलोगे कि सर कैल्शियम आयन तो बोन्स में थे, बोन्स में तो स्टोर करते ही हैं हम, बट इसके साथ साथ आपको कैल्शियम आयंस मसल्स के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे। एक बात याद रखना, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर कैल्शियम नहीं है। तो अगर आपके मसल्स के अंदर कैल्शियम नहीं है देन आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है समझना कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो हम इस लेवल पे समझेंगे नहीं, लेकिन आप इतना याद रखना कि कैल्शियम आयंस की जरूरत हमेशा होती है। अगर आपको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है देन यू नीड टू हैव कैल्शियम आयंस इन द मसल्स, और वो कैल्शियम आयंस आपको मिलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके अलावा न्यूक्लियस तो हो गई, वो तो चलो जाहिर सी बात है, समझने वाली बात है कि अंदर न्यूक्लियस तो आपको मिल ही जाएगा। सो न्यूक्लियस इज समथिंग यू विल ऑलवेज गेट टू सी। सो न्यूक्लियस तो आपका हमेशा यहाँ पे रहेगा ही, तो उसको मुझे ज्यादा उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब कल उठ के अगर आपसे कोई पूछे सार्कोलेमा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मसल, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम होता है कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखना, और सार्कोप्लाज्म इज अ फ्री स्पेस, जो बीच में स्पेस होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे सार्कोप्लाज्म। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मसल्स की जब हम बात करते हैं, आपके बॉडी में 3 टाइप के मसल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो सबसे राइट में है सी वाला, दैट इज माय कार्डियक मसल, दैट इज योर कार्डियक मसल।
जो बीच में है बी वाला, दिस इज कॉल्ड एज माय स्मूथ मसल, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे एज अ स्मूथ मसल। और जो सबसे लेफ्ट में है यहाँ पे ए वाला, दैट इज माय स्केलेटल मसल, दैट इज गोइंग टू बी योर स्केलेटल मसल। तो इसको, इन तीनों मसल्स को हम यहाँ पे अब समझेंगे। So you have a cardiac muscle, you have a smooth muscle and you have a skeletal muscle. तो मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूंगा कि अगर हम कार्डियक मसल की बात करें तो ये आपको हार्ट में मिलेगा। आपके जो हार्ट में जो आपको मसल देखने के लिए मिलता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कार्डियक मसल। सो इतना आप यहाँ पे याद रख सकते हो, दैट मसल ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कार्डियक। सो ये आपको मिलेगा सिर्फ हार्ट के अंदर, और कहीं नहीं मिलेगा ये आपको, यू विल ओनली फाइंड देम इन द हार्ट। ठीक है, इतना रखना। कार्डियक मसल, कार्डियक, आई थिंक नाम आपने सुना भी होगा, कार्डियोलॉजी, कार्डियक मसल। Yes, sir. Right? So cardiac muscle is seen in the heart. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते पहले स्केलेटल मसल से हम समझना चालू करते हैं। So let's try to see that. So जब भी कोई बात करे स्केलेटल मसल की, पहली चीज आप याद रखना कि ये होते मेरे लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच मसल सेल्स। ये मेरे होते लॉन्ग सिलेंड्रिकल और अनब्रांच। वो तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, लंबे हैं, सिलेंड्रिकल हैं, और ब्रांचिंग आपको इसमें नहीं मिलेगी। राइट, देखो कार्डियक मसल में ब्रांचिंग दिख रही है, यहाँ पे आपको कोई ब्रांचिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। तो ये आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। अब मैं आपको एक दो चीज आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा बिफोर कि हम बाकी के पॉइंट्स यहाँ पे देखें। स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो ये चीज को समझिए, ये जो मसल्स आपके होते हैं, दीज मसल्स आर attached to skeletal system. They are attached to your skeletal system. ये बात याद रखना, skeletal muscles मेरे अटैच होते हैं मेरे skeletal system के साथ। That means what? ये मेरे bones के साथ अटैच है। तो जो भी मैं अपना अभी मूवमेंट कर पा रहा हूँ वो मेरा कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द skeletal muscle। जो भी मैं अपना हैंड का मूवमेंट या लेग का मूवमेंट या गर्दन का मूवमेंट अगर मैं कर पाऊँ, so that is all because of the skeletal muscles. अच्छा, मुझे आप ये बात बताओ, जब मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूं तो क्या मैं वो अपने विलनेस के साथ कर रहा हूं या वो अपने आप हाथ मूव हो रहा है? ये बताओ मुझे आप। Sir, wellness से. Wellness. विलनेस से। ऐसा तो है नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं और अपने आप मेरा ऐसा हाथ मूव करते हुए दूर जा रहा है, ऐसा तो कभी होगा नहीं। राइट, मैं करना चाहूंगा तो भी वो होगा। राइट, तो जब आप कोई मसल को, ठीक है, तो जब आप कोई मसल को आप खुद से मूव करते हो, खुद की विलनेस के साथ मूव करते हो, तो उसे हम बोलते हैं वॉलेंटरी इन नेचर। तो याद रखना, स्केलेटल मसल जो आपका होता है वो आपका वॉलेंटरी इन नेचर होता है। वॉलेंटरी इन नेचर का मतलब ये होता है, वॉलेंटरी का मतलब ये होता है दैट ये आप खुद से मूव कर सकते हो। यू मूव योर मसल एज पर योर विल, यू मूव योर मसल एज पर योर विल, एज पर योर विल। अब आपके एकदम से खिड़की में से कूद के आपके किचन में आपकी बिल्ली आ गई, तो आप विलफुलनेस के साथ उसके तरफ कुछ फेंक के मारोगे। राइट, तो आपने अपनी मसल्स यूज की। आपने कौन सी मसल्स यूज की? आपने अपनी स्केलेटल मसल यूज की। जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, जब आप बॉलिंग डाल रहे हो, तो आप क्या यूज कर रहे हो? अपनी स्केलेटल मसल ही यूज कर रहे हो। जब आप थ्रो कर रहे हो, जो भी आप एक्टिविटी आप कर रहे हो, तो आप कर रहे हो किसके थ्रू? आप कर रहे हो वाया स्केलेटल मसल्स के थ्रू। याद रखना, स्केलेटल मसल्स आप अपने विल के साथ मूव करते हो। राइट, आप चाहते हो तब ये मूव होते हैं, ये अपने आप मूव नहीं होते हैं। सो इसलिए हम बोलते हैं दे आर वॉलेंटरी इन नेचर। सो दे आर गोइंग टू बी वॉलेंटरी इन नेचर। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो क्या पॉइंट नंबर 3 आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे याद रखो। ठीक है, अब एक और बात याद रखना कि जब आप इस मसल को ऑब्जर्व करते हो, समझो मैं ये मसल को बाहर निकालता हूँ, बॉडी के बाहर निकालता हूँ किसी एनिमल में से, और उसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसके अंदर मुझे कई सारे बैंड्स देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे भी ये जो पिक्चर है आपके सामने, यहाँ पे आपको डार्क बैंड भी यहाँ पे दिख रहा है, लाइट बैंड भी आपको दिख रहा है। तो ये बैंड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, और ये जो बैंड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं इनको हम बोलते हैं स्ट्रेटिएशन। आपको ये जो बैंड्स देखने के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं इनको हम बोलते हैं स्ट्रेटिएशन। स्ट्रेटिएशन याद रखना,
स्ट्रेटिएशन आपको काफी क्लियरली देखने के लिए मिलेगा स्केलेटल मसल्स के अंदर। जब आप स्केलेटल मसल को ऑब्जर्व करते हो तो आपको वहां पे कई सारे बैंड्स देखने को मिलेंगे। कई बार आपका डार्क बैंड होगा, लाइट बैंड होगा, मतलब कुछ आपको कलरेशन वहां पे मिलेगा, ठीक है। और जो कलरेशन आपको वहां पे मिल रहा है डार्क और लाइट बैंड का, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रेटिएशन। तो अगर कभी आपके सामने क्वेश्चन आए क्या स्केलेटल मसल के अंदर स्ट्रेटिएशन मिलेगा, देन योर आंसर शुड बी यस। स्केलेटल मसल्स के अंदर आपको स्ट्रेटिएशन देखने के लिए आपको काफी क्लियरली आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो अगना स्ट्रेटिएशन इज सीन, किसमें मिलेगा? सो दैट बेसिकली मींस डार्क बैंड एंड लाइट बैंड्स, दैट बेसिकली मींस डार्क बैंड्स एंड योर लाइट बैंड्स। ये आपको बहुत क्लियरली दिख जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, बट माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप देखोगे तो आपको ये डार्क बैंड्स, लाइट बैंड्स आपको दिखेंगे। और अगर ये आपको दिख रहे देन यू कैन से दैट स्ट्रेटिएशंस आर सीन। तो चलिए कुछ चीजों को एक बार फिर देखते हैं। स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू योर मसल्स व्हिच आर अटैच्ड टू योर स्केलेटल सिस्टम आर कॉल्ड एज माय स्केलेटल मसल। पहली चीज, राइट, ये मेरे होते हैं लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल और ये अनब्रांच्ड होते हैं। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इनके अंदर आपको स्ट्रेटिएशन देखने के लिए मिलेगा, जो किससे बनता है? लाइट और डार्क बैंड से बनता है। तो वो स्ट्रेटिएशन आपको मिलेगा देखने के लिए। ये जो मेरे मसल्स होते हैं ये होते हैं वॉलेंटरी, दैट मीन्स आप इसे अपने विल से इसे आप यूज कर सकते हो, ये अपने आप आपके मूव नहीं करने वाले। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे याद रख पाएंगे? Yes, sir. यस सर। हो जाएगा, Yes, sir. सब याद हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल थिंग, राइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बस एक पॉइंट और ऐड करूंगा, बस एक पॉइंट याद रखना। स्केलेटल मसल्स आपके होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे आर माय मल्टी न्यूक्लिएटेड। मतलब इसके अंदर एक न्यूक्लियस नहीं होता, एक मसल सेल के अंदर आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको मिलेंगे देखने के लिए। इतनी चीज याद रख लेना। अगर आप इस पिक्चर को भी देखोगे ना तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस कितने सारे हैं। एक न्यूक्लियस ये है, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो याद रखना दे आर माय मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनमें एक से ज्यादा आपको न्यूक्लियस देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या है? हमने फंक्शन देख लिया, हमें इसे फंक्शन को बार बार समझना नहीं है। ये आपके बोन्स के साथ होते हैं अटैच, और उसके ऐसे आपको हेल्प करते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए। इतना याद रख लो, दे अटैच देमसेल्फ विद द बोन्स, और उसके ऐसे आप लोकोमोशन कर पाते हो, चल पाते हो, घूम पाते हो, और अपना मूवमेंट भी आप कर पाते हो। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यू हैव द स्मूथ मसल। अब जब मैं स्मूथ मसल की बात करता हूं तो आप इतना यहाँ पे याद रख सकते हो, एक चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि जो मसल्स मेरे होते हैं दे आर माय इनवॉलेंटरी मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे इनवॉलेंटरी मसल्स हैं तो याद रखना कि इनको मैं अपने विल के हिसाब से इन्हें मूव नहीं कर सकता। मैं कॉन्शियसली इनको अपने विल के हिसाब से मूव नहीं कर सकता। ये अपने आप से ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपने आप से रिलैक्स करेंगे। सो दैट इज व्हाई यू कॉल देम एज अ इनवॉलेंटरी मसल। देखो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर इनवॉलेंटरी इन नेचर। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपको मसल्स मिलते हैं आपके स्टमक के अंदर, दे आर माय स्मूथ मसल। जो मसल आपको मिलते हैं देखने के लिए आपके इंटेस्टाइन के अंदर, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माय स्मूथ मसल। अब आप एक बात समझिए यहाँ पे, जब आप खाना खा लेते हो, जब आप खाना खा लेते हो और आपका खाना पेट में जाता है, पेट से खाना आपका जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन से फिर वो आगे बढ़ते हुए जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, एंड देन वो बाहर निकल आता है एज अ अनडाइजेस्टेड फूड। तो जब आपका खाना पेट में जाता है तो पेट के अंदर आपका एक रिदमिक मूवमेंट होता है, आपके मसल्स वहां पे मूवमेंट करेंगे, और उस मूवमेंट की वजह से आपका खाना जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये जो रिदमिक मूवमेंट आपके मसल करते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो आपके मसल करते हैं, इसको आप नहीं बोलते करने के लिए, वो अपने आप होता है। ये जो मूवमेंट आपके मसल्स का हो रहा होता है स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, ये आप तो उसे बोलते नहीं हो, ये अपने आप हो रहा होता है। इसलिए हम बोलेंगे दे आर गोइंग टू बी इनवॉलेंटरी इन नेचर। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. समझो ये बात को, आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में जो आपका रिदमिक मूवमेंट होता है उसकी वजह से ही आपका खाना आगे बढ़ता है,
एंड इसलिए हम बोलते हैं कि स्मूथ मसल्स आपके होते हैं इनवॉलंटरी नेचर, और स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर आपको स्मूथ मसल मिलेंगे। सो यू विल हैव स्मूथ मसल्स ओवर देयर, आपको मिलेंगे स्मूथ मसल वहां पे देखने के लिए, और ये स्मूथ मसल शो करते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। सो दे शो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, और जिसके वजह से ही आपका खाना आगे बढ़ता है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। अब उसके बाद अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे ना माइक्रोस्कोप के नीचे, तो ये होते हैं स्पिंडल शेप, इनका शेप कुछ ऐसा होता है। सो स्मूथ मसल का जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सो दे आर गोइंग टू बी स्पिंडल शेप, और इनके पास होगा सिंगल न्यूक्लियस। तो ये बात आपको याद रखनी है, स्मूथ मसल मेरे होते हैं यहाँ पे स्पिंडल शेप, दे आर गोइंग टू बी स्पिंडल शेप इन नेचर, और इनके अंदर मिलेगा मुझे सिंगल न्यूक्लियस। सो दैट मींस दे आर गोइंग टू बी यूनी न्यूक्लिएटेड, दे आर माय यूनी न्यूक्लिएटेड। ये बात याद रख लेना, राइट। शेप याद रखना, और उनका न्यूक्लियस होता है एक, वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ब्रांचिंग आपको यहाँ पे मिलेगी नहीं देखने के लिए, ब्रांचिंग आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलती देखने के लिए, तो यहाँ पे भी आपको ब्रांचिंग नहीं मिलेगी। और एक और चीज, यहाँ पे आपको बैंड्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको डार्क बैंड और लाइट बैंड जो आपको स्केलेटल मसल में मिल जाते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते। इसलिए हम क्या बोलेंगे, दे बेयर नो स्ट्रेटिएशन, इनके पास कोई भी स्ट्रेटिएशन देखने के लिए नहीं मिलता। अगर आप एक स्मूथ मसल को निकाल के ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको वहां पे स्ट्रेटिएशन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई भी टाइप का वहां पे बैंड्स आपको देखने के लिए वहां पे आपको नहीं मिलेंगे। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो याद रखना, पहला पॉइंट, दे आर स्पिंडल शेप्ड अनब्रांच्ड मसल्स, मसल सेल विच आर कॉल्ड एज माय स्मूथ मसल्स। तो ये स्पिंडल शेप होते हैं और अनब्रांच होते हैं। फिर याद रखना, दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर, ये आपके विश के हिसाब से मूव नहीं करेंगे, ये खुद से ही मूव करेंगे, खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये, राइट। इनका शेप होता है स्पिंडल शेप, और इनके अंदर होता है सिर्फ एक ही न्यूक्लियस। ये आपको 2 पॉइंट याद रखना है। उसके बाद इसके अंदर आपको स्ट्रेटिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटिएशन इन देम। और ये आपके जो होते हैं, ये होते हैं इनवॉलंटरी, हम यहाँ पे देख चुके हैं। एग्जाम्पल याद रखना, स्टमक के मसल्स, इंटेस्टाइन के मसल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ माई स्मूथ मसल, या स्टमक में और इंटेस्टाइन में आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके स्मूथ मसल। तो ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए, दिस आर सम ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल यू कैन हैव, राइट। तो क्या स्मूथ मसल्स आपको यहाँ पे क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर मैं आपके हाथ में, सुनो, अगर मैं आपके हाथ में एक स्लाइड के अंदर स्मूथ मसल लगा के अगर दूंगा, तो क्या आप बता पाओगे स्मूथ मसल है या नहीं है? क्या आप बता पाओगे मुझे? यस सर। यस सर। बिल्कुल बता पाओगे। और तुम कैसे बता पाओगे? अगर मैं तुम्हारे सामने स्लाइड रखता हूँ एक सेल की, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि वो स्मूथ मसल है? क्या देख के तुम बोलोगे कि वो स्मूथ मसल है? स्पिंडल शेप, अनब्रांच्ड, स्पिंडल शेप, अनब्रांच, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, और क्या नहीं दिखेगा आपको उसके अंदर? यूनी न्यूक्लिएटेड होगा। ठीक है, वो भी सही है। और एक और चीज बताओ ना, और एक चीज क्या नहीं दिखेगी उसके अंदर जिससे आपको बोलोगे ये स्मूथ मसल है? बैंड्स नहीं होंगे। बैंड्स नहीं होंगे बेटा, यस बिल्कुल, स्ट्रेटिएशन आपको वहां पे नहीं मिलेगा, आपको कोई भी बैंडिंग आपको नहीं मिलेगी। तो आप बोल सकते हो कि सर ये तो आया आपका यहाँ पे स्मूथ मसल। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो ये आपके यहाँ पे होगा स्मूथ मसल, और इसके पहले हमने देखा था हमारे यहाँ पे स्केलेटल मसल। अब हमारा तीसरा मसल देखते हैं, राइट। स्मूथ मसल के मैंने लोकेशन यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया। यू कैन फाइंड दिस मसल्स इन द स्टमक, you can find these muscles in the intestine, you can find these muscles even in the blood vessels. Blood vessel में भी आपको स्मूथ मसल देखने के लिए मिलते हैं। So even in the blood vessels you can get to see them. हाँ जी बेटा बोलिए। सर मतलब अगर ये मसल्स फिर फूड की डाइजेशन में हेल्प करेंगे? नहीं, मैं बता दूं ये हेल्प क्या करते हैं। बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हो यस करते हैं, क्योंकि देखो अगर आपको फूड को डाइजेस्ट करना है तो आपको पता है एक चीज क्या करनी होती है, आपको खाने को एंजाइम के साथ मिक्स करना होता है। आप इतना तो आप जानते हो कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपको एंजाइम की जरूरत होती है, राइट। यू नीड एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। तो जब आपका खाना स्टमक में पहुंचता है तो आपके स्टमक के मसल क्या करते हैं, वो वो कॉन्ट्रैक्शन करना चालू करते हैं। और जब आपकी स्टमक की वॉल कॉन्ट्रैक्शन चालू करती है तो उससे क्या होता है, जो बीच में खाना होता है ना वो एंजाइम के साथ मिक्स होना चालू होता है।
और जब आपका खाना एंजाइम के साथ मिक्स होता है तो आपका डाइजेशन काफी अच्छे से वहां पे होगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उस खाने को आपको आगे भेजना पड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो भी कब होगा, जब आपके मसल्स वहां पे करेंगे कॉन्ट्रैक्शन, तो उससे आपका खाना आगे बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल ये आप ये कह सकते हो कि आपको जो स्मूथ मसल्स होते हैं और उनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, वो हेल्प करता है एक तरीके से आपके खाने के डाइजेशन के लिए एंड ऑल्सो फॉर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड फॉरवर्ड। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल आप एक तरीके से आप कह सकते हो, यस यू कैन से दैट, राइट, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। यस सर। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, एंड द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी योर, सो ये हम जानते हैं, ये फंक्शन हमने देख लिया था, rhythmic contraction and expansion of alimentary canal, it is called as your peristalsis। तो ये जो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना रिदमिक तरीके से, स्मूथ मसल, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरिस्टाल्सिस। उस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को बोलेंगे यहाँ पे एज अ पेरिस्टाल्सिस। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय कार्डियक मसल। अब कार्डियक मसल जब आपके सामने आता है तो पहली चीज आप क्या रखते हैं, दीज आर द मसल्स ऑफ माय हार्ट। ये मेरे मसल मुझे कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ मुझे मिलेंगे देखने के लिए हार्ट के अंदर। सो दैट्स वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू। सेकंड थिंग आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो मेरे मसल्स होते हैं ये भी मेरे होते हैं, आप बताइए क्या लगता है, ये वॉलंटरी होंगे या इनवॉलंटरी होंगे? सर इनवॉलेंट्री। इनवॉलंटरी होंगे ये, दे आर ऑल गोइंग टू, हाँ जी ये होंगे इनवॉलंटरी। वॉलंटरी नहीं हो सकती ये, आप अपने हार्ट को थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो कि आज कॉन्ट्रैक्ट करना है कल नहीं करना, ये नहीं कभी होता। ठीक है, सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इनवॉलंटरी इन नेचर। याद रखना, कार्डियक मसल आपको मिलेंगे हार्ट के अंदर और ये आपके होते हैं इनवॉलंटरी, इनको आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते और ये आपके बचपन से लेके आपके लाइफ के एंड तक ये काम करते हैं बिना कोई दिक्कत के, राइट, और इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दे विल वर्क बाय देमसेल्फ। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। तो ये दो चीज पे याद रखना, हार्ट में मिलेंगे आपको ये एंड दे विल बी इनवॉलंटरी इन नेचर, ये दो चीज याद रखना। थर्ड थिंग, आपको यहाँ पे स्ट्रेटिएशन देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पे स्ट्रेटिएशन देखने के लिए आपको मिलता है। सो स्ट्रेटिएशन इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर। सो क्लियरली याद रखना कि इनके अंदर आपको स्ट्रेटिएशन देखने के लिए मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे बैंड्स देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, मैं आपको ज्यादा बेटर पिक्चर दिखाता हूँ जो आपने पहले देखी थी। आप यहाँ पे देखो, क्लियरली आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ पे बैंड्स दिख रहे हैं, आपको डार्क बैंड भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। यू कैन सी द डार्क बैंड ओवर हियर, चेंज इन कलर, यू कैन सी द डार्क बैंड ओवर हियर एज वेल, यू कैन सी द लाइट बैंड ओवर हियर एज वेल। तो आपको बैंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सो आई कैन क्लियरली से आपको स्ट्रेटिएशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो प्लीज ये बात भूलना मत, कार्डियक मसल के अंदर आपको स्ट्रेटिएशन देखने के लिए मिलता है। यू विल फाइंड स्ट्रेटिएशन इन कार्डियक मसल, सो दैट शुड बी क्लियर टू यू, राइट। उसके बाद अगर मैं इनका शेप देखूंगा तो शेप होता है मेरे यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप, आपको यहाँ पे दिख रहा है काफी तक, ये जो मेरा शेप है यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी सिलेंड्रिकल इन शेप। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, दे आर गोइंग टू बी यूनिन्यूक्लिएटेड, दे आर गोइंग टू बी यूनिन्यूक्लिएटेड। ये जो आपके यहाँ पे होते हैं याद रखना। हाँ जी नाव्या बताइए, क्या कंफ्यूजन है आपको या क्या आप सोच रहे हो, बताओ, पूछो। सर रिपीट करो एक बार। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ रिपीट। देखो पहली चीज आपको याद है, जब भी हम बात करें कार्डियक मसल की, पहली चीज ये मुझे कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे हार्ट के अंदर, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इन मसल्स को आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोलूंगा दे आर माय इनवॉलंटरी मसल्स। ये सेकंड चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, थर्ड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो नाव्या क्या आपको पहली दो चीज पता चली? यस सर। ठीक है, थर्ड चीज यहाँ पे ये कि दे शो द स्ट्रेटिएशन। देखो जब भी आपको कह रहा है कोई कि स्ट्रेटिएशन मिल रहा है, दैट मींस व्हाट, आपको यहाँ पे बैंडिंग आपको मिल जाएगी, यू विल फाइंड द बैंडिंग्स विल बी सीन, या बैंड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, लाइट बैंड डार्क बैंड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और क्योंकि आपको इस मसल के अंदर लाइट बैंड और डार्क बैंड दिखते हैं जैसे आपको स्केलेटल मसल में दिख रहे थे, सो आई विल से दैट दे विल शो द स्ट्रेटिएशन, इसलिए मैं कहता हूँ दे आर माय स्ट्रेटिएटेड, या मैं कह सकता हूँ इनके अंदर आपको स्ट्रेटिएशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा, राइट। इतना ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 3। चौथा पॉइंट मैं कह रहा हूं, इनका आप शेप देखो, द फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप। आप काफी क्लियरली देख सकते हो, इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है और आप पुराने वाली पिक्चर में भी आप यहाँ पे देख लो, ये वाली पिक्चर बिल्कुल ये सिलेंड्रिकल है। इनका जो शेप है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इनका
सिलेंड्रिकल शेप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दैट दे विल हैव द सिलेंड्रिकल शेप। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी, दे विल हैव अ सिलेंड्रिकल शेप। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी पहले तो, राइट। और उनके पास आपको मिलेगा देखने के लिए सिंगल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको सिर्फ मिलेगा यहाँ पे एक ही देखने के लिए आपको मिलता है। सो सिंगल न्यूक्लियस कैन बी सीन इन देम, राइट। आफ्टर दैट ये वाले टर्म को आप समझो, नॉन फटीग मसल। इस टर्म को हम यहाँ पे समझते हैं। नाव्या यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? यहाँ तक जो हमने किया था पता चला? यस सर। राइट, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये वाला टर्म आप देखते हैं नॉन फटीग मसल, इसे हम क्यों बोलते हैं? कार्डियक मसल को हम बोलते हैं नॉन फटीग मसल क्योंकि ये आपकी थकती नहीं है। देखो, जब आपका बर्थ होता है तब से लेके जब तक पर्सन का एंड होता है, मतलब अराउंड 70-80 ईयर्स तक ये काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी दिन ये लोग ब्रेक लेते हैं कि नहीं आज वीकेंड में हम लोग काम नहीं करेंगे। दे वर्क थ्रू आउट योर लाइफ, राइट। बिना ये लोग थके पूरी लाइफ आपका काम करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं दे आर माय नॉन फटीग मसल। ये मसल्स कभी भी थकती नहीं है, ये मसल्स कभी भी काम करना बंद नहीं करती, राइट। देखो, अगर आप समझो एक दिन में 4-5 किलोमीटर अगर आप चलते हो तो आपके मसल्स में आपको क्रैम्प आ सकते हैं। आपके जो स्केलेटल मसल होते हैं उनमें क्रैम्प आते हैं, आपको थकान महसूस होती है, आपके मसल्स खींच जाते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड एज फटीग। लेकिन आपको कार्डियक मसल के अंदर आपको फटीग देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। दे डू नॉट शो फटीग, मतलब ये थकते नहीं है। दे डू नॉट शो फटीग, ये आपके थकेंगे नहीं। ये मसल्स पूरे लाइफ भर आपके काम करेंगे, बट ये काम करना बंद नहीं करेंगे। दे विल नॉट अंडरगो फटीग। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। जब ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो आपके जो स्केलेटल मसल होते हैं वो फटीग हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा वेट लिफ्ट कर लोगे ना थोड़े टाइम के लिए, तो आपको मसल्स में थोड़ा ऐसे लाइक क्रैम्प्स जैसा फील होगा या आपको सोरनेस फील होगा। सो दैट मीन्स व्हाट, वो थक गए हैं मसल्स, वो और काम नहीं कर सकते। सो दे अंडरगो फटीग, बट कार्डियक मसल यहाँ पे फटीग नहीं होता, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपके जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो फटीग नहीं होते हैं, विच आर इन द वॉल ऑफ अ हार्ट। तो क्या ये वाला टर्म आपको यहाँ पे सबको क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस सर। यस सर। राइट। सो डू नॉट एनी काइंड ऑफ फटीग, बट आपके स्केलेटल मसल फटीग कर सकते हैं। और ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे परफॉर्म रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कंटिन्यूअसली। ये आपका कंटिन्यूअसली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन परफॉर्म करते हैं। आप ये बात जानते हो, जब आपका हार्ट बीट आपका 1 मिनट में आपका होता है 72 टाइम्स। इन 1 मिनट यू फाइंड 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है 1 मिनट के अंदर। और ये काफी रिदमिक तरीके से करता है। ऐसा नहीं होता कि अभी 72 टाइम्स कर रहा है, आधे घंटे बाद 50 बार ही करेगा वो, और आधे घंटे बाद 20 बार करेगा, ऐसा नहीं होता। ये एक रिदम से काम करता है ये। So you have a rhythmic contraction and relaxation which happens of the heart, and that is something you know कि 1 मिनट में आपका 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट हमेशा करेगा। तो ये एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो काफी यूनिक मसल है, ये भी बहुत ही यूनिक मसल है। कोई फटीग नहीं होता इसके अंदर, इनवॉलेंट्री है, स्ट्रेटिएशन आपको दिख जाएंगे, शेप है आपका सिलेंड्रिकल, और एक ही आपको न्यूक्लियस मिलेगा यहाँ पे एक सेल के अंदर। सो इट इज गोइंग टू बी यूनिन्यूक्लिएटेड एंड डू नॉट शो द फटीग। सो इतना आपको याद रखना है मेरे कार्डियक मसल के अंदर। क्या कार्डियक मसल आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। और सच्ची बताना, समझ आ रहा हो तो, नहीं आ रहा हो तो बता देना कि नहीं आ रहा। सो वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। इतनी चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है, इतना कंटेंट आपको इसमें याद है। अगर आपको इतना याद रहता है देन इट्स मोर देन इनफ, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। एंड सो हमने देख लिया हमारा कार्डियक मसल, वी हैव सीन द योर स्मूथ मसल्स एंड वी हैव आल्सो सीन आवर स्केलेटल मसल। एक बार इनको देख लेना सोने के पहले, अगर पॉसिबल हो तो एक नोट्स बना लेना, राइट, ताकि आपको ये चीजें याद रहे हमेशा, व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग इनटू। और इसके अलावा आज जो हमने देखा था दैट वाज माय अदर देन मस्कुलर टिश्यू वी हैव सीन द बोन्स। बोन्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, एंड व्हाट आर दे नोन फॉर, राइट, उनका बेसिकली पर्पस क्या होता है बॉडी के अंदर। तो ये सब चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। ये 2 चीजें हमने यहाँ पे देखी है। अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो हम नर्वस टिश्यू करेंगे, राइट। एंड इसके रिलेटेड ना जो भी हमने अभी तक किया है उसके रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। जब भी आपको टाइम मिलेगा आप उन्हें करिएगा, और अगर आपको उसके अंदर कोई कंफ्यूजन आए
देन आप हमेशा यू कैन गेट बैक टू मी एंड यू कैन आस्क फॉर माय एनी काइंड ऑफ डाउट। ठीक है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा, अभी नहीं, आज नहीं, कल या परसों आपके साथ शेयर करूंगा। सो प्लीज उनको आप एक बार देख लीजिएगा। और जो मैं बात आपसे पहले भी कहता था, अगर आपको विद इन द वीक अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, समझो आपको 2 दिन बाद पता चल जाएगी मुझे कोई चीज समझ नहीं आई है, देन प्लीज गेट बैक टू अस, कांटेक्ट करिए, सो दैट हम आपको वो चीज क्लियर कर सकें एंड आपके डाउट या आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उसे हम फिक्स कर सकें। ठीक है, राइट।